माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो मेरी वीडियो है वो काफ़ी खास है आप लोगों के लिए, इसलिए खास है क्योंकि उसमें मैं आपको सारी चीज़ें बताने जा रही हूँ कि ट्रिब्यूटरीज, काफ़ी सारी रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज भी मैं आपको बताऊंगी, उनके बारे में अगर कुछ भी स्पेशल है वो भी आपको बताएंगे। एंड इसके अलावा जो बाकी की चीज़ें जैसे कि मुहाना क्या है उनका और उद्गम कहाँ से होता है, ये सारी चीज़ें भी आप देख लोगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा रिवर्स तो नहीं ली है मैंने, थोड़ी सी ली है, लेकिन इसके आगे आपको और भी ऐसी वीडियोस मिलेंगी। और अगर हो पाया तो मैं सिर्फ आपको ट्रिब्यूटरीज एंड रिवर्स की वीडियो भी बना के दे दूंगी अलग से, कि उसमें सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं होगा। जैसे यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं तो वहाँ सिर्फ ट्रिब्यूटरीज एंड उनकी रिवर, अगर ऐसे बनाते तो आज ही वीडियो कंप्लीट हो जाती। लेकिन क्योंकि ये सारी चीज़ें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपका याद रखना, तो हो सकता है कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं काफ़ी सारी चीज़ों से, इस वजह से मैंने ऐसे बनाया है। और भी 1 से 2 वीडियो आएगी जिसमें आपको बाकी की जितनी इंपॉर्टेंट रिवर्स, उनके ओरिजिन एंड उनका जो भी है ट्रिब्यूटरीज वगैरह सब कुछ, माउथ जिसको कि हम मुहाना बोलते हैं, वो सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो आपको, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें, तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, वीडियो पूरी देखनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो पहली अगर हम नदी की बात करें तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हम लोग जानते भी, वैसे अब गंगा से क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है क्योंकि गंगा इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसका हम लोग पढ़ भी लेते हैं काफ़ी कुछ, पर फिर भी मैंने लिख दिया है क्योंकि स्टार्टिंग गंगा से कर लेते हैं और उसके बाद जितनी भी आपकी नदियाँ हैं जिनसे मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं वो सारी चीज़ें भी हम पढ़ेंगे। तो गंगा का देख लेते हैं। देखिए उद्गम जो है, जानते हैं हम कि गंगोत्री के पास जो गोमुख है हिमानी, उससे उद्गम होता है इसका। ठीक है, हिमानी गोमुख से उद्गम इसका होता है, यानी कि निकलती है। ठीक है, गंगोत्री के पास जो हिमानी गोमुख है उससे निकलती है। उसके बाद संगम की बात कर लेते हैं, यानी कि मुहाना। तो मुहाना वो होता है आपका जिसको कि हम माउथ बोलते हैं, जहाँ पे नदी जाते हुए आखिरी टाइम पे गिरती है। ठीक है, तो गंगा नदी जो है वो लास्ट में कहाँ पे जाके मिलती है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, वो है इसका मुहाना, यानी कि वो है इसका संगम, वहाँ पे बंगाल की खाड़ी में होता है। ठीक है, सहायक नदियों की बात कर लेते हैं, यानी कि जो ट्रिब्यूटरीज हैं। तो वैसे तो गंगा की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, पर यहाँ ज़्यादा नहीं, मैंने जो इम्पोर्टेंट है मेन वही लिखी है। तो आपकी यमुना, यमुना तो बहुत सहायक नदी है गंगा की एक, और गंडक हुई, कोसी हुई, घाघरा हुई, सोन हुई, ये सारी की सारी आपकी गंगा की सहायक नदियां हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलिए अब देख लेते हैं कुछ अगर स्पेशल पॉइंट है इसके बारे में, तो देख लीजिए। अलकनंदा और भागीरथी नदी जब देवप्रयाग में मिलकर मुख्य धारा में मिलती है तो गंगा नदी का निर्माण होता है। यानी कैसे, जो आपके अलकनंदा है और जो भागीरथी नदी है वो दोनों जब देवप्रयाग में मिलती हैं तो जो मुख्य धारा का निर्माण होता है वही आपकी कौन सी नदी कहलाती है, गंगा नदी कहलाती है। ठीक है, और लंबाई 2525 किलोमीटर, ये है आपकी भारत में जितनी गंगा की लंबाई है वो बताई गई है यहाँ पे। ठीक है, तो ये पूरी लंबाई नहीं, ये सिर्फ भारत की लंबाई बताई गई है कि भारत में गंगा का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं सतलुज। तो सतलुज नदी जो है, सतलुज मानसरोवर झील के पास स्थित जो राक्षस ताल है, जिसको कि राक्षस ताल भी बोला जाता है, अब राक्षस ताल बोला जाने लगा है, राक्षस ताल भी इसको बोला जाता था, तो इससे निकलती है। ठीक है, यानी कि सतलुज मानसरोवर, जो सतलुज नदी है वो मानसरोवर झील के पास स्थित राक्षस ताल से निकलती है। संगम यानी कि मुहाना लास्ट में मिलती कहाँ है जाकर के, तो ये चेनाब पे मिलती है। ठीक है, चेनाब या चिनाब, कुछ भी आप इसको बोल सकते हो, तो चिनाब नदी पर मिलती है जाके। सहायक नदी क्या है, सहायक नदी है ब्यास। ठीक है, ब्यास इसकी सहायक नदी है, यानी कि ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो देखिए लुधियाना और फिरोजपुर जो है वो सतलुज के तटों पर स्थित है। ठीक है, और आप तो जानते हो पंजाब से होकर के, मतलब पंजाब में बहती है। ठीक है, पंजाब से होकर के जाती है। ठीक है, तो लुधियाना और फिरोजपुर जो हैं ये दोनों शहर, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लुधियाना शहर किस नदी के किनारे स्थित है या फिरोजपुर शहर किस नदी के तट पे स्थित है, तो आप वहां पे अपना आंसर लगा के आ सकते हो, सतलुज। ठीक है,
एक और जो इम्पोर्टेंट चीज है, देखिए लिखा हुआ है शतुद्री पौराणिक नेम, ये मैंने शॉर्ट में करके लिख दिया है, मैं आपको इसको बता दे रही हूँ। शतुद्री बोलिए या फिर शतुद्री बोलिए, ये क्या है कि सतलुज का पौराणिक नेम है, जैसा कि ऋग्वेद में दिया हुआ है। ठीक है, ऋग्वेद में इसका शतुद्री नाम से या शतुद्री नाम से वर्णन आता है, और इसका मतलब होता है 100 धाराओं में बह जाने वाली। ठीक है, जो 100 जिससे होकर के 100 धाराएं बहती, इस वजह से इसका शतुद्री नाम रखा गया था। तो ये इसका एक पौराणिक नेम है जो कि ऋग्वेद में अंकित है, ये नाम भी आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं सिंधु नदी के बारे में। सिंधु भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिंधु नदी जो है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास स्थित सानोख्या बाब हिमनद से निकलती है। ठीक है, कहाँ से? तिब्बत में जो मानसरोवर झील के पास स्थित सानोख्या बाब हिमनद है, वहां से निकलती है। संगम यानी कि मुहाना क्या है इसका? अरब सागर। ठीक है, अरब सागर में जाके गिरती है लास्ट में। सहायक नदियां देख लेते हैं। सहायक नदियां हैं सतलुज, चिनाब, रावी, ब्यास और झेलम। ठीक है, ये हैं आपकी इसकी कुछ इंपॉर्टेंट सहायक नदियां। ठीक, उसके बाद देख लेते हैं कुछ विशेष पॉइंट। तो देखिए, भारत और पाकिस्तान के मध्य हुए एक करार के अनुसार सिंधु, झेलम और चिनाब का 20% पानी ही प्रयोग कर होगा। मतलब कि भारत जो है वो सिंधु, झेलम और चिनाब का 20% पानी ही यूज कर सकता है, बाकी जो पानी है वो पाकिस्तान यूज करता है। ये एक समझौता हुआ था। ठीक है, तो आपने कई बार देखा है कि जब लड़ाई हो जाती है या जब भारत पाकिस्तान के मध्य अच्छे रिश्ते नहीं चल रहे होते हैं, तो मीडिया वाले दिखाते हैं कि भारत सिंधु नदी का पानी रोक देगा। ठीक है, वो पाकिस्तान नहीं जा पाएगा, इस तरह की चीजें दिखाई जाती है। हालांकि ऐसा ना भारत कभी करेगा और ना ऐसा करना सही है। ठीक है, क्योंकि अगर पानी को रोका जाता है तो वहाँ के लोगों को परेशानी होगी, और ये ह्यूमैनिटी बिल्कुल भी नहीं है, और इस तरीके से लड़ाई कभी भी लड़ी नहीं जाती। ठीक है, तो हम सभी लोग ये जानते हैं और भारत कभी ऐसा करेगा भी नहीं। तो ये जो है कि चिनाब, सिंधु, झेलम और चिनाब, इसका 20% पानी ही भारत यूज कर सकता है। ठीक है, बाकी सारा पानी जितना भी है वो पाकिस्तान यूज करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रावी नदी के बारे में। तो रावी नदी जो है वो कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे के पास से उत्पन्न होती है। ठीक है, कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे के पास से उत्पन्न होती है। ठीक है, और इसका जो संगम है यानी कि जो मुहाना है वो है चिनाब नदी। ठीक है, यानी चिनाब नदी में जाकर के गिरती है। चिनाब या चिनाब, मैंने यहाँ पे चिनाब लिख दिया है, इधर चिनाब है, आप लोग समझ लीजिएगा, दोनों ही नाम लगभग इसके बोल दिए जाते हैं। तो ये चिनाब नदी में जाके गिरती है। इसकी जो सहायक नदी है वो है साहो, बुधहिल और ऐसे भी और नदियां हैं। तो इनके नाम जो है बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादा पूछे भी नहीं जाते, लेकिन जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लगा वो मैंने नाम आपको बता दिया है। ठीक है, साहो, बुधहिल, ये सब जो है इसकी सहायक नदियां हैं। हाँ, ये चीज जो इसका स्पेशल पॉइंट बनता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसका पौराणिक नेम जो है वो परुष्णी या फिर इरावती, यानी कि जो जब हम लोग वेद वगैरह पढ़ते हैं तो उनमें जो नदी सूक्त है, देखिए ये सारी चीजें नदी सूक्त में लिखी हुई, नदियों के बारे में काफी सारी चीजें दी हुई हैं, तो ये सारे नाम वहां पर आते हैं। मतलब ये पौराणिक नाम है, यानी पहले इनको किन नामों से जाना जाता था वो सारे नाम लिखे, परुष्णी और इरावती नाम से इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, रावी नदी का। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं ब्यास। ठीक है, ब्यास को देखते हैं। तो रोहतांग दर्रे के पास स्थित ब्यास कुंड से उत्पन्न होती है। ठीक है, रोहतांग दर्रा जो है उसके पास जो ब्यास कुंड है वहां से इसका उद्गम होता है, यानी कि उत्पन्न होती है। ठीक है, संगम क्या है, मुहाना क्या है, सतलुज। ठीक है, सतलुज में जाकर के मिल जाती है। सहायक नदी ट्रिब्यूटरी क्या है, बाणगंगा या और लूनी। ठीक है, बाणगंगा और लूनी जो है इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं। पौराणिक नेम क्या है, पौराणिक नेम इसका अर्जिकिया और विपाशा है। ये दोनों नाम इसका पुराना नाम है, यानी कि जो कि वेदों और ग्रंथों में इनका वर्णन आया है। ठीक है, पुराना नाम क्या है, अर्जिकिया और विपाशा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं झेलम। तो झेलम के बारे में आपने काफी सुना होगा, कश्मीर के बेरी नाग से निकलती है। बेरी नाग के पास जो शेषनाग झील है वहां से इसका उद्गम होता है। ठीक है, कश्मीर के बेरी नाग के पास स्थित शेषनाग झील से इसका उद्गम होता है। चिनाब इसका मुहाना है, यानी कि चिनाब में जाकर के अंत में मिल जाती है। किशनगंगा इसकी सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है किशनगंगा। और ये किस लिए फेमस है आप जानते हो, शिकारे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, शिकारा, यहाँ पे बहुत सारे शिकारे चलाए जाते हैं। जब आपने देखा होगा लोग मोस्टली जाते हैं कश्मीर वगैरह घूमने तो शिकारे पे ज़रूर बैठते हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये जो है शिकारे के लिए जो रिवर है ये फेमस है, बहुत शिकारे चलते हैं यहाँ पर। और देखिए इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसका जो पौराणिक नेम है वो वितस्ता है।
ठीक है, क्या नाम है इसका? वितस्ता। ध्यान में रखिएगा आप, सारे भी जितने भी इनके पुराने नाम है वो बहुत पूछे जा सकते हैं आपसे, इसलिए उसको ध्यान में रखिए। तो वितस्ता है इसका पौराणिक नेम। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं यमुना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नदी, लेकिन गंगा यमुना से क्वेश्चन बहुत कम ही बन सकते हैं अब, तो चलिए देख लेते हैं। लेकिन फिर भी यमुना, और यमुना की ये जो उद्गम है ये देखते हैं कहाँ से। यमुना जो है बंदरपूंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से उत्पन्न होती है। ठीक है, जैसे गंगा आपकी गंगोत्री के पास स्थित गोमुख हिमानी से, वैसे ये आपकी जो यमुना है ये बंदरपूंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से उत्पन्न होती है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं इसका मुहाना क्या है। तो ये जो प्रयाग में जब जाती है तो गंगा में जाके मिल जाती है, वही इसका मुहाना है। ठीक है, प्रयाग में जाती है तो ये गंगा में जाके मिल जाती है। लास्ट इसका मतलब जो स्टॉपेज है वो प्रयाग में गंगा है। ठीक है, इलाहाबाद में जब जाती है तो गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसकी सहायक नदी क्या है। सहायक नदी है चंबल, बेतवा, केन, हिंडन और शारदा। ये है जो है इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, चंबल, बेतवा, केन, हिंडन और शारदा। उसके बाद देखिए, ये मैंने आपको ये पॉइंट ऊपर ही बताया था कि गंगा की सबसे महत्वपूर्ण उपनदी है, ये सबसे महत्वपूर्ण ट्रिब्यूटरी है। और सॉरी, ये 800 किलोमीटर तक गंगा के समानांतर चलती है। ठीक है, ये भी पॉइंट जो है एक अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 800 किलोमीटर तक गंगा के बिल्कुल पैरेलल चलती है ये नदी, जो यमुना नदी है। ठीक है, तो ये हो गया कुछ आज की इंपॉर्टेंट नदियां और उनके बारे में जो कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। और बहुत सारी नदियां हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, आपके क्वेश्चन पेपर में पूछी जा सकती हैं। उनसे रिलेटेड मैं दूसरी वीडियो जल्दी आप लोगों के लिए लाऊंगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।